ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग थीम पूरी की पूरी आज काफी चली, और आज नहीं पिछले 3-4 दिन से एक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंपनी है वैस्कॉन इंजीनियर, जो कि हमारे पोर्टफोलियो में है। पहले मैंने रेकमेंड भी किया था, वो भी कल 13-14% भागा। तो काफी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग रियल एस्टेट के शेयर्स काफी चल रहे हैं। मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं, हमारे पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट, कोर रियल एस्टेट का कोई भी स्टॉक नहीं है, और उसका रीजन यही है कि पिछले 4-5 साल में रियल एस्टेट की कंपनियां काफी चली हैं। हालांकि इनकी सेल्स बढ़ रही हैं, पर डीएलएफ और लोधा ग्रुप, प्रेस्टीज, इन सभी का अगर आप प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखोगे, डिस्पाइट इंप्रूविंग अर्निंग्स अभी अपने मल्टी ईयर हाई से भी 30-40% ऊपर है। जो इनका इससे पहले, इस रैली से पहले हाई लगा था, उससे 40-50% ऊपर ट्रेड कर रही है। तो काफी अर्निंग्स को इंप्रूव होना पड़ेगा इनको, फॉर रियलिस्टिकली अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आने के लिए। उसके सिवाय अगर आप रियल एस्टेट, कोर रियल एस्टेट छोड़ दो, हालांकि वास्कॉन इंजीनियर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कंपनी रियल एस्टेट में भी है, बट दे आर इनटू इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट, थर्ड पार्टी के लिए वो बनाते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, और उनकी ऑर्डर बुक काफी बड़ी एक सरकारी है। अराउंड 65% 70% उनका जो ऑर्डर बुक है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से थ्रू आता है। सो दैट्स अ कंपनी दैट आई रियली लाइक। हमने पहले भी रिकमेंड किया है, मेरे पोर्टफोलियो में ये है, और काफी टाइम से है। सो दैट इज वन स्टॉक जो मुझे पसंद है। बट जो लार्ज कैप फ्रंटलाइन रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं, इसमें कोई पोजीशन नहीं। बिल्कुल, ये कहना तो मेरे लिए मुश्किल है कि इन्वेस्टर्स ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, बट ये करना चाहिए। और उसका रीजन ये है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो काफी अपने हिस्टोरिक वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, प्लस इन एडिशन टू उनका नीचे ट्रेड करना, फ्यूचर उनके लिए काफी ब्राइट है। इफ आई टॉक अबाउट जो दो सेक्टर हैं जो मेरे फेवरेट हैं अभी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ओवरऑल, और दूसरा टेक्नोलॉजी। उसका रीजन, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल मार्केट्स को। एंड एक ये धारणा बन गई थी इन्वेस्टर्स की कि इंडियन लार्ज बैंकिंग में पैसा नहीं बनेगा, नहीं बनता, बिकॉज ऑफ यूपीआई पेमेंट्स एंड जितने एनबीएफसीज आ गए मार्केट में। मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। इनफैक्ट लॉट मोर मनी, अब तो काफी पैसा हम देख रहे हैं, बैंक्स के डिपॉजिट्स काफी स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। तो मैंने पहले भी इसकी चर्चा की थी दैट एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, अगर मैं 2-3 इनके बड़े रीजंस बताऊं तो आईएमएफ की अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंडिया 6.5-7% पे ग्रो करता ही रहेगा, एंड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ग्रोइंग एट दैट रेट। इतनी लार्ज इकोनॉमी इस रेट पे ग्रो करेगी तो 14 से 15% जो क्रेडिट ग्रोथ हमारा अभी है, हिस्ट्री में आई डोंट नो कब कौन सी इकोनॉमी का 14 से 15 क्रेडिट ग्रोथ था। इतनी तेज अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो उसमें इंफ्रा भी बिल्ड होगा, कंपनियों को अपने प्लांट्स, प्रोडक्शन फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी, और उन सबका बेनिफिट सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर को ही मिलता है। तो ये एक सेक्टर है जो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। मोस्ट ऑफ दीज बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से 0.9 to 1.4 के बीच में ट्रेड कर रहा है। मेरे पसंदीदा स्टॉक जो मैंने आपको बताया, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक है। दोनों ही बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे भी हैं। एक्सिस इन पर्टिकुलर 13-14 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो सेक्टर रोटेशन ऐसा करना चाहिए। अभी हम शायद डिफेंस की बात कर रहे थे, डिफेंस, रेलवे, ये सारे बहुत ओवरहीटेड सेक्टर है। यहां से निकाल के पैसा अगर बैंकिंग सेक्टर में लाया जाए, आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्लाइंट्स को काफी अच्छा पे ऑफ करेगा, बिकॉज बैंकिंग एक सेक्टर है, नहीं चला। दूसरा, आई थिंक अगर आप देखें टेक्नोलॉजी जो एक सेक्टर है, वो यूएस में रिसेशन आने के फियर की वजह से काफी करेक्ट हो गया, और नैस्डैक बहुत तेज चल रहा है। मतलब वहां पे उनको इतना डर नहीं है यूएस में रिसेशन आने का जितना इंडियन आईटी को है, क्योंकि इंडियन आईटी का सारा रेवेन्यू यूएस से ही आता है। सो टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स अगर आप देखें, लार्ज टेक्नोलॉजी, अगेन टीसीएस, एम्फोसिस, इन्फोसिस, कोफोर्ज, ये सारे स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में हैं। इसमें भी इन्फोसिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। बट आप दोनों ही सेक्टर्स में अगर 2-2, 3-3 टॉप स्टॉक्स खरीद लें तो एक अच्छा पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। स्पेशली बैंकिंग में मेरा पर्सनली ये मानना है, कोई एक बैंक पे रिलाय नहीं करना चाहिए। अगर आपका सेक्टरल व्यू पॉजिटिव है तो 2-3 स्टॉक्स खरीदने चाहिए। भी आपने देखा इंडसइंड में क्या हुआ, और ये हु नोज किस बैंक के साथ किसके पेट में से क्या निकले कभी। तो सेक्टर वाइज ये दो सेक्टर्स हैं जिसमें कैपिटल शुड फ्लो। माय पॉइंट इज, जो ऐसी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स अगर कोई हो तो धीरे धीरे पता लगता है प्रॉब्लम इससे काफी ज्यादा बड़ी थी। क्योंकि एक एरर हो सकता है कि 671 करोड़ को आपने इंटरेस्ट के तौर पे रजिस्टर कर लिया, उसके बाद बताया गया 550 करोड़ की एक और एंट्री थी जिसको अदर एसेट्स में डाल दिया।
एक आधी अकाउंटिंग में एंट्री मिस्टेक हो सकती है, बट जब ये 2-3 एंट्रियां गलत डल रही तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि ये भी गलती से हो गया, वो भी गलती से हो गया। और इंडसइंड बैंक इन पर्टिकुलर, इसका हिस्ट्री रहा है, जहां तक मुझे याद है यही बैंक 2018 में करीब 1900 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। 2019 के एंड तक, 2020 के बिगिनिंग तक ये 400 रुपए तक आ गया था। और पहले भी अगर आप 2000 से लेके आज तक इसका चार्ट पैटर्न देखें, बहुत ही वॉलेटाइल, 60-70% ऊपर नीचे स्टॉक करता रहता है। तो समवेयर इट कास्ट से शैडो मैनेजमेंट पे भी, और इनको भी क्लैरिफाई तो करना पड़ेगा। और अगर आप हिस्ट्री देखें हमारी, तो बैंकिंग में जब भी ऐसा कुछ आता है कि एंट्री में एरर है, तो चाहे वो नॉट जस्ट बैंकिंग, एनबीएफसीज में भी, चाहे वो यस बैंक हो, शुरुआत में कुछ छोटा सा पता लगता है, फिर जब उसको डिग इन करना शुरू करते हैं तो बहुत एरर्स निकलते हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगर इन्वेस्टर्स इसमें हैं, पहले तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस बैंक का चार्ट पैटर्न ही ऐसा है कि इससे बहुत अच्छे बैंक्स अवेलेबल हैं खरीदने के लिए। लेकिन अगर कोई है भी इसमें, तो मेरा मानना है उसको बेच के कोई अच्छे बैंक्स के स्टॉक्स ले लेने चाहिए। इसमें ये होप करते रहना कि यहां से ये बहुत चल जाएगा, आई डाउट ऐसा कुछ होने वाला है। एंड स्टे अवे फ्रॉम कंपनीज जिसमें पता ही लग जाए आपको कि अकाउंटिंग एरर है, पहले एक फिर दो, फिर अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज। तो अवॉइड इट एंड गेट आउट ऑफ इट इफ यू कैन। शॉर्ट टर्म में पेन लगता है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियां खरीद के रखो जिनका पता है कि मैनेजमेंट पे कास्ट डाउट है, छोड़ दो उसको। सर छोड़ दिया, फिर क्या लें? नहीं, जैसा मैंने बताया, बैंकिंग में अगर आपको अपना एक्सपोजर रखना है तो बैंक क्या एक्सिस लेना है रजत बैंक, सर? एचडीएफसी बैंक। जी रजत कंटिन्यू कीजिए सर। नो, जैसा मैंने बताया कि बैंकिंग सेक्टर में मुझे एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पसंद है। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मैं कभी भी ये नहीं सजेस्ट करता कि आप किसी एक बैंक में अपना बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले लीजिए, बिकॉज इट्स बहुत एक तो इंटरेस्ट सेंसिटिव होता है, बहुत इवेंट ड्रिवन होता है। थोड़ी सी अकाउंटिंग प्रॉब्लम की वजह से या किसी एक बड़े क्लाइंट के डिफॉल्ट करने की वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाता है बैंक पे। तो आप 2 से 3 बैंक्स लेके चलिए। मेरे अपने पोर्टफोलियो में 3 बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक और एचडीएफसी बैंक। तो मेरा एक्सपोजर इन तीनों में है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मेरा बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है, और कुछ एनबीएफसी में भी मेरा एक्सपोजर है, बट दीज आर माय टॉप 3 होल्डिंग्स। बाकी आप अपने आप अपना रिसर्च करके लें। मुझे ये तीनों बैंक्स मेरी टॉप पिक्स हैं।